हाय सर। सो इन द प्रीवियस वीडियो हमने एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात किया था, देन आफ्टर दैट हमने वीज़ा प्रोसेस के बारे में बात किया था, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट फाइनेंसेस बिकॉज आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए बहुत लार्ज एस्पेक्ट्स में इसमें क्वेश्चंस रहते हैं। उनको क्या फाइनेंशियल शो करने हैं, क्या चीज़ें उनको जानने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें नहीं जानने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें वी विल कंटिन्यू इन दिस वीडियो। Okay. So, my first question will be, do we need to show full funds like tuition fees and living expenses for all the study years or just for an year? ओके, नंबर वन, पहले तो ये समझिए कि फाइनेंस ही एक मेजर पार्ट होता है जहाँ फिनलैंड के वीज़ा रिजेक्शंस की चांसेस बन जाती है। अदरवाइज़ देखा जाए ना तो एक ऐसा कंट्री है जहाँ आपके अगर आपने अप्लाई किया है विद कंप्लीट करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन तो आपका वीज़ा आना ही आना है। अब फाइनेंस में आपके क्वेश्चंस पर आते हैं कि क्या आपको सिर्फ 1 ईयर का चाहिए या फिर फुल ईयर्स का होना चाहिए। इसमें हम कह सकते हैं द मोर द मैरियर। दैट मीन्स अगर आपने पूरे ही फंड आप दिखा दिए विथ प्रॉपर सोर्स कि वो फंड कहाँ से आया है, स्टूडेंट के सेविंग अकाउंट में, नॉट इन अदर अकाउंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के अगर सेविंग अकाउंट में वो पैसा आपको दिख रहा है पूरे फंड्स से 3 साल, तो वैसे मैंने पहले जब एप्लीकेशन प्रोसेस में ये कहा था कि 1 साल का लिविंग एक्सपेंस, बट अगर आपने 3 साल का लिविंग एक्सपेंस दिखा दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अगर आपके पास पैसा है तो यहाँ पर तो आपके जो वीज़ा ऑफिसर है वो तो एकदम कन्विंस हो जाएगा कि इनके पास लिक्विड कैश की कोई कमी नहीं है, इन अप्लाई नहीं कर सकते। सो अगर आयरलैंड में 20,000 यूरो का अगर आपका कोर्स कॉस्ट है तो बैंक तो तैयार है आपको 20,000 देने का कि लो भाई फुल फंडिंग लो। बट ये जो है अपना वीज़ा ऑफिस है आयरलैंड की, वो एक्सेप्ट ही नहीं करती हैं। सेम इज़ ऑल्सो विद द ऑस्ट्रेलिया, दे डू नॉट एक्सेप्ट द फुल एजुकेशन लोन, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये पूरे ही एजुकेशन लोन पर आ रहा है, मे बी ये ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाएगा फाइनेंसेस को लेकर। अगेन जैसे मैंने अपने एप्लीकेशन वाले में बोला था कि वो सारी कंट्रीज़ की जो डिसएडवांटेजेस हैं, फिनलैंड बिकम द एडवांटेजेस ऑफ दिस। सो कंक्लूडिंग दिस क्वेश्चन ये है कि आप 100% एजुकेशन लोन अवेल करके भी आप जा सकते हो। देयर इज़ नथिंग, नो लिमिटेशन इन दैट। Okay. Sir, ITR documents mandatory है? ITR डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आपकी फ़ंड आई है कहाँ से, आपके पेरेंट के पास से या कोई स्पॉन्सर्स के पास से, अगर उन्होंने सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है, सो डेफिनेटली हमको उनको शो करना पड़ेगा कि लोग ये जो पैसा है वो यहाँ से आया एंड ही अर्न्स फ्रॉम दिस। सो ITR आप लगा दोगे तो आपके डॉक्यूमेंट ठीक ठाक हो जाएंगे। आई मीन ज़्यादा सपोर्टिव क्रेडिबल लगेगा, बट इट्स नॉट अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। So my next question will be, can we just upload a bank statement और हमें बैंक certificates भी mention करने की ज़रूरत है in euros में? जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं उनको एक चीज़ समझना होगा, देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट दैट वी गेट फ्रॉम बैंक। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये सारे ही कंट्रीज़ में लगता है। वन इज़ बैंक स्टेटमेंट एंड अदर इज़ बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट। सो कई लोगों को लगता है कि बैंक स्टेटमेंट तो बता रहा है ना कि मेरे अकाउंट में अगर 30 लाख रुपए है तो ये तो दिख रहा है, बट वो हो गया आपका बैंक स्टेटमेंट। और वीज़ा ऑफिसर्स दोनों टाइप के डॉक्यूमेंट्स डिमांड करते हैं। बैंक स्टेटमेंट भी आएगा और बैंक के लेटर हेड में लिखा रहता है कि दैट दिस एंड दिस अकाउंट होल्डर ऑन दिस एंड दिस डेट हैज़ अ बैंक बैलेंस ऑफ दिस अमाउंट। और कई बार अगर वो लाइक बैंक ऑफिसर है, कई बार करते हैं कई बार नहीं करते हैं, वो इक्विवेलेंट टू दिस मैनी यूरोज भी लिखते हैं। सो इट्स बेटर कि अगर ये सारी चीज़ें वो लिखवा पाए। सो बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट दोनों ही रिक्वायर्ड होता है फॉर फिनलैंड वीज़ा। Okay, mutual funds are accepted? म्यूचुअल फंड्स हो चाहे गोल्ड्स हो, ये आपको ये शो करना है कि आपके पास म्यूचुअल फंड था, तो उसको जो लिक्विडेट करते हैं तो एक सर्टिफिकेट मिलता है म्यूचुअल फंड्स के, तो वो लगा दोगे तो वो एक्सेप्टेबल हैं। बाकी सारे कंट्री में वो, क्योंकि आपके म्यूचुअल फंड सपोज 20-25 लाख मैच्योर हुए और अचानक से आपने ट्रांसफ़र किया ना, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। बट फिनलैंड के केस में वो हो जाएगा एक्सेप्टेबल, बट आपको उसके सपोर्टिंग एविडेंसेस देने होंगे से वगैरह। आई मीन इट्स नॉट अप्रोप्रिएट टू टेक स्पेसिफिक नेम, बट बहुत सारे लोन एजेंसीज ब्लैक लिस्टेड रहती हैं, उनके एक्सेप्ट नहीं करते हैं उनके लोन। बट यहाँ पर फिनलैंड में ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं से भी कराओ, आप चाहे नेशनलाइज बैंक से कराओ चाहे NBFC से लोन करवाओ, दे जस्ट नीड अच्छा हाँ, एक चीज़ बहुत ध्यान देना है, लोन शुड बी डिसबर्स्ड इन द स्टूडेंट्स अकाउंट। सिर्फ लोन सैंक्शन लेटर से काम नहीं चलेगा, लोन डिसबर्स भी रहना चाहिए स्टूडेंट के अकाउंट में। सो इन दैट वे ओनली। तो इसको कैसे करना होता है, लोन डिसबर्स्ड का क्या है कि जब आपका लोन सैंक्शन हुआ, अब स्टूडेंट का 10,000 यूरो
जो है वो ट्यूशन फीस है, तो बैंक क्या करेगा, वो ट्रांसफ़र करेगा 10,000 यूरो को यूनिवर्सिटी अकाउंट में, और 9,600 यूरो जो उसका लिविंग एक्सपेंस है वो बच्चे के सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। एंड इन दैट वे वो लोन डिसबर्स्ड कहलाएगा। फिर लोन डिसबर्समेंट लेटर मिलेगा, और लोन डिसबर्समेंट लेटर के साथ वीज़ा अप्लाई करना है, नॉट दैट कि ओनली विद लोन सैंक्शन। यूके के केस में आप सिर्फ लोन सैंक्शन लेटर पे आप अप्लाई कर सकते हो, बट इस केस में ऐसा नहीं होता। Okay, sir. So these were these were today's questions. Thank you so much. This video was very informative. थैंक यू जिज्ञासा।